नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, काफ़ी अहम हफ्ता शुरू होने जा रहा है जो कल शुरू होगा और इस हफ्ते में बहुत से अहम मामला जो हैं वो हम देखेंगे कि नज़र आएंगे। एक तो जाहिर है कि जुडिशल पैकेज जो हुकूमत लेके आ रही है इसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है। इसका भी क्या कामयाबी मिलेगी हुकूमत को, तरमीम करने में कामयाब होगी, इस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। एक और चैलेंज जो बड़ा दरपेश है हुकूमत को वो गंदम बहरान का है, जिसके ऊपर तहकीकात तो की जा रही है लेकिन अभी तक किसान मुतमिन नहीं हैं और उनसे गंदम की खरीदारी सरकारी सतह पर शुरू नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्होंने एहतजाज का और सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। किसानों के इस एहतजाज से हुकूमत कैसे निपटेगी, उसकी हिकमत अमली क्या होगी, इसके हवाले से भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुख्तलिफ सियासी जमातों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है ताकि एक बड़ी मूवमेंट बनाई जा सके। तो अपोजिशन इत्तेहाद से हुकूमत को क्या ख़तरात होंगे, इस हवाले से भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। ये और इस समेत बहुत सी अहम चीज़ें जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। आप सबको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद के खासतौर पर आज खुशामदीद कहती हूँ नासिर भट्ट साहब को। सेनेटर हैं आप, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, हमारे साथ आज प्रोग्राम में स्पेशली ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका नासिर भट्ट साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नासिर भट्ट साहब, आपकी तरफ मैं आती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं इमरान साहब का एक कमेंट और चौधरी साहब का एक कमेंट ज़रूर शामिल करूँ, फिर आपकी तरफ आएंगे और सब मिलकर आपसे फिर सवालात करेंगे। इमरान साहब, ये जो मामला है तरमीम का, इसके ऊपर कल के रोज़ ये हमने देखा कि सेनेटर हसन मुर्तज़ा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ये कह रहे थे कि वो नहीं समझते हैं कि पर्सन स्पेसिफिक किस्म की कोई तरमीम होनी चाहिए और पीपल्स पार्टी को इन तरमीम की हिमायत नहीं करनी चाहिए। वो इस तरह से अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया इन तरमीम के हवाले से जो PMLN की प्लान थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए बात ये है कि हसन मुर्तज़ा साहब क्या कहते हैं या मुस्लिम लीग नून की तरफ से तलाल चौधरी साहब क्या कहते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। हमारे यहाँ सियासत का जो तर्ज अमल है वो ये है कि जो पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है फिर तमाम लोगों ने उस पर जाके वोट दे देना है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि क्या पीपल्स पार्टी को इत्मीनान में नहीं लिया गया, पीपल्स पार्टी बिल्कुल इत्मीनान में है। सब उनके साथ हर मौके पे, हर मोड़ पे, हर तरह की बात ना सिर्फ की जा रही है बल्कि अब ये देखें कि उनकी मर्जी के बगैर, उनकी मदद के बगैर जब एक कानून पास ही नहीं हो सकता तो उनको कैसे इत्मीनान में नहीं लेंगे। ये सिर्फ तो पीपल्स पार्टी कहीं कोई गेन तो नहीं करना चाह रही इसके पीछे? नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी या कोई भी जमात हो उसकी हमेशा ये कोशिश होती है कि सियासत का असूल ही ये है कि आप अपने मुतालबात मनवाने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए एक दबाव बढ़ाए रखें, दबाव कायम रखें ताकि उससे आप सियासी फ़ायदा उठा सकें। तो हसन मुर्तज़ा साहब का भी सिवाय इसके और कुछ नहीं है। उनकी ज़ाती राय हो सकती है, पार्टी पॉलिसी नहीं। ओके चौधरी साहब, आपको लगता है कि इस मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी को सरप्राइज़ दे सकती है PMLN को, और आप कैसे देख रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी की वो जैसे सेनेटर साहब उनके जो हैं वो इसके ऊपर कुछ मुतमिन दिखाई नहीं दे रहे थे, क्या कोई सेकंड थॉट इसमें मौजूद है पीपल्स पार्टी के अंदर, या कोई ऐसा भी है कि कुछ मजीद बारगेन करने के लिए बाज़ औक़ात आप दबाव बढ़ाते हैं, तो कुछ ऐसा मामला लग रहा है आपको? देखिए, पीपल्स पार्टी में मौलाना हसन के अलावा, हसन मुर्तज़ा के अलावा भी काफ़ी सारे लोगों से मेरी बात हुई है, तो वो ज़ाती तौर पे तो शायद इसके हक़ में नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी के मामला जो हैं इस वक्त बराह रास्त सदर जरदारी ख़ुद देख रहे हैं। सिंध के गवर्नरशिप की मामला हो, आपने देखा MKM के साथ उनकी मीटिंग हुई है और वहाँ भी मामले हुए हैं और इमरान याकूब खान साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, शायद बजट से पहले जो इस वक्त मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी डिस्कस हो रही हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी जो है वो लेगी, और उस पर शायद बजट से पहले पार्टी के अंदर से भी और बाहर से भी ये प्रेशर है कि आप बजट से पहले इसका हिस्सा बने। तो जरदारी साहब ये सारा मामला कर रहे हैं। तो ये वैसे तो जो हसन मुर्तज़ा की जो राय है उससे तो दूसरी राय मुमकिन नहीं है। बिल्कुल पर्सन स्पेसिफिक जब भी कोई लॉ बना है और बाद में गले ही पड़ा है और ये भी गले पड़ेगा, और इस तरह की जो एक पैटी फेयर्स हैं उनके लिए जो है वो ये मामलात करना, राना सनाउल्लाह साहब की बात में वज़न है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायरमेंट एज है वो एक करें, उसकी वजह से जो टसल होती है 3 साल नौकरी जो है वो
जज साहबान जो हाई कोर्ट के हैं वो देखते रहते हैं। हमारे यहाँ कि ये भी मसला है कि जज साहबान रिटायरमेंट होने के बाद भी अपनी नौकरियाँ तलाश करते रहते हैं और वो एक बतौर लालच कह लें, यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद भी रिटायर होने का रवाज तो है नहीं। सिर्फ जज साहब ही नहीं, इसमें तो हाँ, ये मैं कहने वाली थी, इसमें तो फिर किसी बहुत सारे लोगों का नाम आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। और ये आज मैं देख रही थी, बड़ा सही ये नुक्ता भी उठाया जा रहा है कि इतने बड़ी तादाद में यंग लॉयर्स हैं जो और शामिल हो रहे हैं, उनको उनके लिए स्पेस होनी चाहिए, बजाय इसके कि उनको जो है आप पहले से ही जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, इतनी खिदमत कर चुके हैं, उनको मजीद खिदमत का मौका दें। लेकिन भट्ट साहब से पूछते हैं कि उनकी राय जाती क्या है और क्या पीपल्स पार्टी साथ देने जा रही है। भट्ट साहब, आपने दोनों की राय तो सुन ली, लेकिन ये जुडिशल पैकेज के ऊपर क्या आप समझते हैं पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, सब लोग इसमें आपको वोट करेंगे और आप ये तरमीम पास करवाने में कामयाब हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी, शुरका को मेरा सलाम। ये मैंने सारी बातें सुनी हैं। ये हम जो टीवी पे बैठ के तो सब बातें करते हैं, हर जो होता है पार्टी का जो वर्कर होता है उसकी अपनी राय होती है, लेकिन फैसला लीडर का होता है। मियां नवाज शरीफ साहब जो फैसला करें फिर सब जमात उस पर आमीन करती है। जरदारी साहब भी जो फैसला करेंगे पीपल्स पार्टी भी उस पर आमीन करेगी, MQM है। तो ये एक जो कोलिशन हुकूमत है वो मिल के बैठ के ही फैसले कर रहे हैं। ये कभी नहीं होता कि एक बैठ के और बात करे दूसरा और करे। हमारी जो टीवी पे बातें हैं वो चलती हैं, हर बंदे की अपनी राय है, लेकिन ये एक अच्छी जमहूरियत में यही होता है, बड़ी जमातों में भी। वो आप देखेंगे जो फैसला होना है वो सारी जमातें एक पेज पे होंगी, फैसला होगा। देखें, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी अब उनको वजारतें भी इंशाल्लाह हमारी उनसे ये बात वैसे भी हो चुकी है और मेरा ख्याल है बहुत जल्द आपको नजर आएगा कि वो वजारतों में भी आएंगे, गवर्नर आज बन चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मामला ठीक हो रहे हैं। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि जो अपोजिशन है उनको भी किसी जगह बैठ के सियासी जमातों से ही बात करनी पड़ेगी। ये इमरान खान का ये कहना कि मैंने बात तो करनी है आर्मी चीफ से, जो एक साल में तो उसने 3 बंदे इस बात पे तो राजी कर लेने कि आप बात करें, बातचीत करें, लेकिन बातचीत किससे करें? बातचीत आपको सियासी जमातों के साथ ही करनी है। आपने सियासी जमातों के साथ बैठ के ही फैसला करना है। कोई भी फैसला है, आप मुझे बताएं कि आप किससे बात करेंगे। और लेकिन भट्ट साहब, ये तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं और हम भी यही समझते हैं एज ए जर्नलिस्ट के सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर सियासी जमातों को एंगेज करना चाहिए एक दूसरे को। लेकिन आपने भी तो सर अपने मसाइल हल करने के लिए जनरल बाजवा से ही बातचीत की और उससे पहले सदर मुशर्रफ जब थे तो उनसे बातचीत की जब आप लोगों की पार्टी मुश्किल में थी। मेरी बात सुने, आपकी बात को मैं इतनी बात में ख़त्म करता हूं कि जिस दिन सियासी जमातें एक टेबल पे बैठ के अपने मसाइल खुद हल करेंगी और कोई सियासी जमात उस तरफ नहीं जाएगी, तो आप देखेंगे कि इसका हल सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर है। और ये मेरी भी ख्वाहिश है, मैं कहता हूँ हर सियासी वर्कर की ख्वाहिश है कि एहतजाज करना भी अपोजिशन का हक है, लेकिन एक उसके अंदर भी एक कहते हैं कि एक लाइन होती है, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। एहतजाज करें, लेकिन बात आपने फिर भी सियासी जमातों से ही करनी है। हुकूमत में जो जमातें हैं उनके साथ बैठ के अपोजिशन बात करेगी, जो मसाइल है उनका हल सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन या सियासी जमातों को मिल के बैठना है। आपने आर्मी चीफ से क्या बात करनी है, आपने ISI के जनरल से क्या बात करनी है? इमरान खान साहब तो अगर वो एक कहते हैं कि मैं जमहूरियत पसंद हूँ, लीडर हूँ, तो उनको चाहिए कि वो सियासी जमातों से बात करेंगे तो फिर ही मसाइल हल होंगे। और सजाएं 9 मई जो है, 9 मई उनको मानना पड़ेगा कि उन्होंने ये जो 9 मई का जो जिम्मेदारी है, इमरान खान उससे माफ़ी मांग लें, PTI माफ़ी मांग लें। और चलिए अब इसमें ये फरमाइएगा भट्ट साहब, क्या ये बात तो आपने बड़ी अच्छी की है कि सियासी जमातों को बात करनी चाहिए। अगर आप हुकूमत में होते हुए इस बात के लिए ख्वाहिशमंद हैं कि अपोजिशन से बात हो तो इस बात को सराहा जाना चाहिए, लेकिन ये खाली कुली नारा ही है या इसके लिए आप लोग कोई अमली इक़दामात भी करेंगे? क्योंकि अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन रहनुमाओं के लिए उनके लिए हालात कुछ इतने साजगार तो अभी तक नहीं है। उनकी जो ख़वातीन हैं 1-1 साल होने को है, वो जेलों में हैं, और भी उनके लीडर्स अभी तक जेलों में हैं, मुकदमात भुगत रहे हैं, और कोई सैकड़ों के हिसाब से मुकदमात हैं और अजीब व गरीब किस्म के मुकदमात हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। फवाद चौधरी साहब हैं, उनको मैं देख रही थी कि मोबाइल चोरी का भी मुकदमा उनके ऊपर डाला हुआ है। इसी तरह और कई मिसालें मैं आपको दे सकती हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोग वाकई बातचीत चाहते हैं
तो थोड़ा माहौल तो बेहतर करें, ये मुकदमात वगैरह सियासी कार्रवाइयाँ ये तो नहीं होनी चाहिए। देखें, एक बात है कि आप मुझे बताएं कि हमारी हुकूमत जब से आई है, कोलिशन हुकूमत, इसमें कोई सियासी कैदी आपको कोई नजर आया? ये जो कुछ है ये तो पहले से जो 9 मई का वाकया तो हमने नहीं किए, वो 9 मई जो है वो इनके सामने जिन लोगों ने किया है उसकी सजा तो वो भुगतेंगे, और उसके लिए 9 मई के लिए ये जो कुछ इन्होंने किया है ये खुद जिम्मेदार हैं, वो या वो लोग। इमरान खान, मैं आपको इसलिए कहता हूं कि आप वो 4 साल हुकूमत में देखें कि इमरान खान ने तो अपोजिशन से कभी बात ही नहीं की। जब इमरान खान मुसल्लत किया गया इस मुल्क पे, जब वो 2018 में एक वोट चोरी करके मुसल्लत हुआ वज़ीर आज़म, तो शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन लीडर कहा कि हम आपके साथ एक चीज़ पे आना चाहते हैं कि आप मईशत को मजबूत करें, हम आपका साथ देंगे। तो इमरान खान ने कहा था ये मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं। अच्छा भट्ट साहब, ये याद है बातें? भट्ट साहब ये फरमाइएगा कि जो इसहाक डार साहब को नायब वज़ीर आज़म और राना सनाउल्लाह साहब को मशीर बनाया गया है, तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है उसकी आपसी जो इख्तलाफात हैं उसको दूर करने के लिए इन दोनों का तकर्रुर किया गया है, और मुस्लिम लीग नून में जो मियां नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है उसको ज़्यादा हुकूमत में शमूलियत के लिए इन लोगों का तकर्रुर है, और जो ऊपर से लोग आए थे उनको कमज़ोर करने के लिए। तो क्या वाकई ऐसी बात है या सब ठीक चल रहा है? देखें, एक बात सुने आप, देखें वो एक इधर रावलपिंडी का एक, मैं उसको अब कुछ कहता नहीं, वो शेख साहब, मैं नाम दे देता हूँ, वो नून शीन निकालते निकालते खुद निकल गए। ठीक है, मैं आपको आज एक बात बताऊं, मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ वो भाई भी हैं, और शहबाज शरीफ साहब के लीडर भी मियां नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब के लीडर भी मियां नवाज शरीफ साहब हैं, हमजा साहब के लीडर भी मियां नवाज शरीफ साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब हैं। आप देखेंगे अभी 11 को इजलास है इंशाल्लाह कि मियां नवाज शरीफ जब सदर थे तो आप मुझे बताएं, वो साकिब निसार जैसा बंदा जो पीटीआई के लिए टिकटें बांधता था, उसने मियां नवाज शरीफ साहब को हटा दिया। उन्होंने कहा जी हमने आपको नायल कर दिया, हमें तो जो ये सेनेट के इलेक्शन से पिछले, आप याद है, हमसे तो साइन भी छीन लिया गया था और सबको आजाद इलेक्शन लड़ाया गया था। तो ये चीजें तो आपके सामने, लेकिन आज तो होता ही नहीं है सर, क्या हो गया आपको? सेनेट इंतखाबात में निशान होता ही नहीं है, नाम ही होता है। मुस्लिम लीग नहीं, आप मेरी बात सुने, मुस्लिम लीग नून, मैं बताता हूँ, मेरी सुने, मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर थे उनसे कहा गया कि आप अपने आप को आजाद लिखें। ये हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर इससे क्या फर्क पड़ा? कहने क्या कि हमारे साथ जो देखिए ना, इससे ये फर्क पड़ता है कि जो जमात का बंदा होता है वो दूसरी जगह नहीं जा सकता। मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ा। वो जो उस वक्त की रजीम थी ना, फैज बाजवा और साकिब निसार, उनसे फिर हमारे कुछ सेनेटर को वो अपनी तरफ ले गए। आप देखते हैं जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होता था, हाथ उठाते थे तो 68 होते थे। सवाल वैसे इमरान साहब ने इसहाक डार साहब का पूछा है, आप किधर चले गए हैं? आपसे सिर्फ ये सवाल पूछा। मैं वो भी बताता हूँ, देखें नायब वज़ीर आज़म, देखें इसहाक डार साहब जो है ना, देखें उन्होंने बड़ा काम किया है पार्टी के साथ, मियां साहब के साथ उन्होंने सुबह शाम काम किया है। और डार साहब आप देखें, कई दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब किसी सियासी जमात से बात करनी होती है, अगर वो मसरूफ़ हैं तो वो डार साहब को भेज देते थे या शहबाज साहब को भेज देते थे। तो डार साहब का अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना कोई ऐसी बात नहीं है, उनको एक और रिस्पेक्ट दी गई है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। डार साहब पहले भी हर मीटिंग में जाते थे, आप भी जाते हैं। अच्छा ये फरमाइएगा, ये जो किसान और राना सनाउल्लाह साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनको भी रिस्पेक्ट दे दी। अब सारों को देखें ना, जावेद लतीफ साहब को भी दे दें, आजकल वो भी बहुत बात कर रहे हैं, उनको भी रिस्पेक्ट दे दें ताकि वो भी वो भी देखें, वो भी आएंगे, वो भी आप देखें 11 को हमारा इजलास है, तो हम अपने कायद मियां नवाज शरीफ को आप दोबारा इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के सदर बन रहे हैं, और आप देखेंगे वो पार्टी को मुतारक कर रहे हैं, आपको नजर आएगा दिन ब दिन जमात में मजबूती आएगी। राइट, चलिए अब ये फरमा दीजिए कि किसानों का क्या करना है? ये जो स्कैंडल है बड़ा सीरियस है, किसानों की साल भर की मेहनत है और वो बेचारे रुल रहे हैं। सारे आपके अपने जो MPAs हैं, अपने जो लोग हैं, वो तक आवाज़ उठा रहे हैं कि इनके साथ ज्यादती हो रही है। क्या वजह है, क्यों ये गंदम नहीं खरीदी जा रही है? और ऊपर से अब ये जो सारा स्कैंडल है इसमें तहकीकात भी हो रही हैं, कौन पकड़ा जाएगा, किसकी पूछगछ होगी?
देखे ना मियाँ साहब ने PM साहब को लाहौर तलब कर लिया था इस काम के लिए। ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट के वक्त हुआ है, जो भी जिम्मेदार है, इंक्वायरी हो रही है, मियाँ साहब ने कहा जो भी जिम्मेदार है उसको सजा मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म के ये शहबाज शरीफ साहब के होते हुए भी गंदम इंपोर्ट हुई है सर, अब तो तहकीकात में ये बात आ गई। देखे ना वो जो नहीं तो ये सब चीज सामने आएगी कि शुरू कहाँ से हुआ। ये तो कंटिन्यूटी साथ चल रही थी कि गंदम कम है जो और मंगाई जाए, लेकिन ये जो स्टार्ट हुआ ये किन लोगों ने किया, क्यों ऐसा हुआ, तो वो तहकीकात हो रही है। उसमें वो महल साबका वज़ीर ख़ज़ाना उनको भी बुलाया गया है, उनसे भी जवाब तलब किया गया है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द वो लोग जो इसके किसानों का क्या करना है ना, वो तो आ रहे हैं एहतजाज के लिए। बट साहब इशू ये जो है ना दो किसानों के साथ देख बट साहब सिर्फ थोड़ा सा मेरा भी एक सवाल ले लें। इसमें गुजारिश ये है कि यहाँ पे इस वक्त दो इश्यूज हैं। देखिए पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब में सबसे ज़्यादा गंदम की ख़रीदारी होती है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो ख़रीदारी शुरू नहीं हो सकी। किसान की जो इमदादी कीमत गंदम की मुकर्रर की गई थी वो 3900 रुपये थी, जो पिछले साल की थी। आप भी इस बात को समझते हैं और जानते हैं अच्छी तरह कि महंगाई कितनी बड़ी है। चलें उसके बावजूद आज लाहौर की मार्केट में आप किसी को बेच दें, पिंडी की मार्केट में बेच दें, मुल्तान फैसलाबाद किसी शहर की मंडी में बेच दें, आपको 2800 2900 मैक्सिमम 3000 रुपये में गंदम मिल रही है, जितनी मर्जी ले लें। यानी किसान बेचारा इससे बहुत परेशान है। अब इशू ये है कि जो इंक्वायरी है वो तो एक अलग चैप्टर है, वो एक अलग चैप्टर है। एक मिनट समीना, इंक्वायरी होती रहेगी और ये आप लिख लें आज मेरी बात, इंक्वायरी में किसी एक ब्यूरोक्रेट को जिम्मेदार करार दे दिया जाएगा और वो ब्यूरोक्रेट एक हो दो हो उनको साथ कह भी जाएगा पुत्र फिक्र ना कर, तेन कंपनसेट कर देंगे। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है और बाद में 2 4 6 महीने के बाद उसको अच्छी पोस्टिंग दे के कंपनसेट भी कर देंगे। इशू किसान का है कि क्या उससे गंदम पंजाब हुकूमत बिल्कुल नहीं खरीदेगी, उसको इसी तरह बेबस छोड़ेगी, या गंदम खरीदने का कोई प्रोग्राम है? देखें आपने अपने सवालों का आपने खुद जवाब दे दिया कि जो जिम्मेदार होगा वो फिर इस तरह हो जाएगा, वो क्यों ऐसे होगा। आपने क्यों पहले ही सोच ली ये बात। जो जिम्मेदार होंगे उनको सजा मिलेगी, उनको कटहरे में लाया जाएगा। और किसानों से बात हो रही है, गंदम का रेट फिक्स हो जाएगा, गंदम उनसे खरीदेंगे। लेकिन ये जो पॉलिसी थी ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये की शुरू की गंदम खरीदने की, क्यों की, इसीलिए सबको जो इंसाफ इसलिए हो रहा है कि सबसे पूछा जाएगा, जो उसके जिम्मेदार होंगे अपना प्राय किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। आप देखें, इंतजार करें, बहुत जल्द ये फैसला हो जाएगा और किसानों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं और प्राइस जो भी इंशाल्लाह ये फैसला हो जाएगा काबीना में और जल्द हम उनके साथ एक रेट तय करके तो गंदम खरीदेंगे। ये जो कुछ हुआ ये केयर टेकर गवर्नमेंट के वहां से चलता आ रहा था। जो इशू है ये इस गवर्नमेंट में नहीं शुरू हुआ, लेकिन हम इसको जरूर किसी अंजाम तक पहुंचाएंगे और किसानों के साथ बातचीत करके हम इंशाल्लाह उनको राजी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नासिर भट्ट साहब, आपने प्रोग्राम निकाला मुख्तलिफ उमूर के हवाले से। जी नासिर भट्ट साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक ले लेते हैं इस पॉइंट पर, ब्रेक से वापस आते हैं। कुछ मज़ीद इन्हीं इश्यूज़ के हवाले से अपने जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी भी बात सुनेंगे और एक और गेस्ट भी हमारे साथ होंगे प्रोग्राम में आगे चल के, ख़ास तौर पर जो टैक्स महसूलात हैं उसके हवाले से क्या प्रॉब्लम्स हैं FBR को इस वक्त दरपेश, स्कैंडल इसका भी एक चल रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और जो मुख्तलिफ उमूर के हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी PMLN के सेनेटर की, क्या इस पर इशू है जिस पर मज़ीद हम अभी इस पर बात भी करते हैं। लेकिन चौधरी साहब थोड़ा मैं इस पर ज़रूर बात करती हूँ। हमने चूँकि जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की, कल हम देख रहे हैं एक अहम केस की समाअत भी होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से। क्या आपको नज़र आ रहा है सर, पहले जब ये पेशावर हाई कोर्ट में मामला तय हुआ था तो उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एक जमात के तौर पर पार्लियामान में तस्लीम नहीं किया था इलेक्शन कमीशन ने। अब एक इलेक्शन कमीशन का अपना नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो कि कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट तक पहुंच भी चुका है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बाकायदा एक जमात तस्लीम किया गया है और उनके मेंबर्स की तादाद भी वहाँ मेंशन कर दी गई है। सवाल ये है कि क्या इस नोटिफिकेशन के बाद अब आपको लगता है कि केस स्ट्रॉन्ग हो गया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए कि उनको ये मखसूस नशिस्तें वापस मिल सकती हैं? ये दो हिस्से हैं इस सारे मुकदमे के। एक हिस्सा जो है
वो तो सहल है, और वो है कि अगर किसी भी जमात की जितनी भी वोटें हासिल हों तो उसके हिसाब से तनासब से उस को मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं, और इसके ऊपर आइन भी क्लियर है और कानून भी क्लियर है। जो मसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जब पेशावर में ये चैलेंज हुआ, अब आपकी जो आपने डेवलपमेंट बयान की है, डेफिनेटली उससे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की फुटिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हुई है। उस पहले ये सूरत हाल नहीं थी, तो उसमें कानून भी खामोश है और आइनी तौर पे भी कोई इसमें क्लैरिटी नहीं है। वो ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आज़ाद अरकान इस तादाद में वो इलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो किसी जमात में हिस्सा में शामिल हो जाते हैं या अपनी एक जमात बना लेते हैं, तो उस जमात को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, और उसकी हैसियत पार्लिमान के अंदर क्या होगी। पार्लिमान के अंदर जो सियासत है या डे टू डे बिज़नेस है वो चलती है पार्लियामेंट्री कमेटी के ज़रिए, और जो वो पार्लियामेंट्री कमेटी बाकी पार्टी जो पार्लियामान में नहीं होती है या प्रोविंशियल असम्बली में नहीं होती है उससे ज़रा डिफरेंट होती है। यानी एक जमात जनरली वो पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हो लेकिन उसका कोई बंदा पार्लियामेंट के अंदर ना हो तो उसका पार्लिमानी कमेटी नहीं होगी, लेकिन एक जमात जो कि पार्लियामेंट के अंदर भी हो और बाहर भी हो तो उसकी पार्लिमानी कमेटी सारा निज़ाम देखती है। तो इसमें मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए कल जो है ये एक जो मौजूदा जजेस की सियासत चल रही है उसमें ये अगर वो हक में फैसला देंगे तो वो साफ़ी जो पहले टारगेट के लिए तैयार बैठे हुए हैं, पीछे भी उन्होंने जजेस को टारगेट किया है, वो उनके ऊपर कीचड़ उछालेंगे। अगर वो नहीं आता तो फिर पीटीआई की जो सोशल मीडिया है वो आपको पता ही है वो क्या करते हैं। तो बहरहाल उम्मीद ये है कि ये तीनों जो बेंच है, ये काजी फायज़ साहब का तो मेरे ख्याल में वो जो तनकीद उनके ऊपर 13 जनवरी के फैसले के बाद जायज़ तनकीद हुई उससे उन्होंने खुद को इस बेंच से अलग किया। एक अच्छा वैसे भी ये एक मफादात का टकराव भी होता ना इमरान चौधरी साहब, कल तो फैसला अगर काजी साहब खुद बैठते तो ये इसलिए भी अजीब होता क्योंकि जाहिर है आगे जो ये तरमीम होने जा रही हैं वो सीधी सीधी इन मखसूस नशिस्तों के साथ लिंक्ड हैं, तो ये लगता कि जैसे लेकिन मफादात का टकराव अब भी किसी तरह है इमरान साहब, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो भी इस केस को सुन रहे हैं और वो इसको हेड भी कर रहे हैं। अगर ये तरमीम हो जाती हैं तो इस सूरत में मंसूर अली शाह साहब को मज़ीद 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा चीफ जस्टिस बनने के लिए, और अगर ये तरमीम नहीं हो पाती तो वो फिर जल्दी उनकी बारी आ जाती है। तो आपको लगता है कि ये इस सूरत में ये मखसूस नशिस्तें फिर एक डिसाइडिंग फैक्टर भी हैं इन लोगों के लिए, इन जजेस के लिए भी, खुद अपने लिए भी, तो इसमें फिर मफादात का टकराव तो रहेगा चाहे मंसूर अली शाह साहब सुने या काजी साहब सुने। देखिए समीना साहब, मैं तो ज़ाती तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को या जस्टिस फाइज ईसा साहब को मैं ये समझता हूँ कि हमारे जज साहिबान हैं जो वो इतने मीन नहीं होते कि सिर्फ अपने एक फ़ायदे के लिए पूरा केस ही उल्टा दें। हमारी एक रीत बन गई है कि हम हर फैसले पे तनकीद करना या हर जज को तनकीद करना, अपनी मर्ज़ी पे तनकीद हो जाए तो जायज़ तनकीद करार दे देते हैं, अगर अपनी उसमें हो तो हम नाजायज़ फैसला करार दे देते हैं। ये है हमारे यहाँ अलमिया। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है, जो आइन पे फैसला आता है ना, मेरी गुजारिश वो खुद बोलता है, उस पे कोई तनकीद करे ना करे। मैं गुजारिश करता हूँ ना, खुद बोलता है, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग ना इंडिपेंडेंट राय भी रखते हैं। जरूरी नहीं होता कि हर कोई अपनी एक बायस रखता हो, कुछ लोग होते हैं इंडिपेंडेंट राय रखते हैं, वो उनकी राय भी बड़ी मैटर करती है। बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन असल इशू ये है कि क्या आप जिसको इंडिपेंडेंट समझे या मैं इंडिपेंडेंट समझूं, हो सकता है आप किसी को इंडिपेंडेंट समझे और मैं ना समझूं, या मैं समझूं और आप ना समझें, ये एक परसेप्शन और अलग तरह का। बात ये है कि इस तरह से होगा क्या। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये जो केस है इसमें जिस तरह चोई साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। मेरी कुछ आइनी माहिरीन से बात हुई और कुछ बड़े सीनियर वकला से भी बात हुई है। अब वो ये कहते हैं, जो आइनी माहिर समझे जाते हैं, वो ये कहते हैं कि ये मामला जो है यहाँ आके अटकेगा कि क्योंकि जिस वक्त ये सीटें हुई थी उस वक्त तो उस जमात का वजूद ही नहीं था, लिहाजा जिनको सीटें मिली अब उनका मौक़िफ़ ये है कि जी वो सीटें तो उनके पास रहेंगी तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इनको नहीं ही कुछ मिलता तो फिर वो खामोशी जो है आइन की, उससे इन बेचारों का तो नुकसान है ना, क्योंकि बहरहाल सीटें तो इन्होंने जीती हैं।
एक देखें पीटीआई का ये नुकसान है कि उसको उस वक्त वो पीटीआई नहीं थी, उसको अपनी शनाख्त के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने क़याम के लिए उनसे इत्तेहाद करना पड़ा या उनमें शामिल होना पड़ा। अब अगर उसको भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को भी कुछ नहीं मिलता तो वो बेचारे तो बिल्कुल ही फारिग है ना। लिहाजा ये बड़ा एक ट्रिकी सा मामला है और इस पर आप यकीन रखें, चौधरी साहब की बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि जो मर्जी फैसला आ जाए। अभी हम बात कर रहे थे चौधरी साहब नासिर भट्ट साहब से भी गंदम के स्कैंडल के ऊपर। अब ये इमरान साहब किसानों ने भी एहतजाज का ऐलान किया, तो आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर, चूँकि पंजाब में ही मेनली एहतजाज रहेगा, तो मरियम सरकार का वही तरीकाकार होगा डंडे वाला, या फिर कुछ आपको लगता है कि बेहतरी आएगी, को बातचीत से मसला हल हो जाएगा? समीना, मैं समझता हूँ पहली बात तो ये कि जो स्कैंडल है वो ज़रूर प्रोब होना चाहिए, किसने वो शिकायत मंजूरी दी, क्यों वो गंदम आई। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शायद इस वक्त जानबूझ के उस मामले को इतना उछाल दिया गया मीडिया में कि लोगों का ध्यान इस तरफ से हट जाए कि ये किसानों के साथ क्या हो रहा है। देखिए, पंजाब हुकूमत जो है ना, इस वक्त उसकी पॉलिसी बड़ी अजीब सी हो गई और दोनों पॉलिसी आपस में टकराव है। वो कहते हैं ना कि सांप के मुंह में छिपकली ना खा सकता है ना थूक सकता है, उसी तरह से अब एक तरफ इनकी पॉलिसी है कि जी गंदम जो है वो किसान कहता है जी खरीदें हमारी 3900 रुपये में, दूसरी तरफ ये कहते हैं जी हमने रोटी और आटा सस्ता करना है। अब अगर ये गंदम महंगी खरीदते हैं तो रोटी और आटा सस्ता कैसे करेंगे? यानी इन्होंने, लेकिन ये 3900 तो इन्होंने खुद मुकर्रर किया था। मैं यही बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इनको ये समझ नहीं आई, इनके मशीरों ने इनसे क्या करवाया। भाई आप रोटी और वो जो करते हैं सस्ता करना, जो भी पहले गंदम खरीद लें और उसके बाद कर लें या उसको करें। किसान आपने गंदम खरीदेंगे तो होगा। और फिर काकर साहब ने एक बात की है, उन्होंने कहा जी अगस्त सितंबर में आप देखेंगे फिर आपके पास गंदम जो है वो उसका फिर बहरान होगा, आपके पास गंदम कम होगी, आप उस वक्त कहेंगे। हाँ जी, कल उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात की। ठीक है। अब मामला ये है कि अगर उनकी बात को भी सच तस्लीम कर लिया जाए तो फिर अभी क्यों नहीं इस गंदम को खरीदा जा रहा है? चौधरी साहब आप इस पे जल्दी से कमेंट कर ले, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। कैसे ये सॉर्ट आउट होगा इशू? एहतजाज बढ़ा था नहीं, सितंबर अक्टूबर में तो आड़तियों के पास होगी ना, तो उनका तो फ़ायदा होगा। ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन काकड़ साहब ने क्या दी है जो पहले से मालूम नहीं है? यही तो मसला है। जब ज़िम्मेदार के पास होती है फसल तो उसका 2800 रुपये में होगी, जब ये आड़ती है मिडल मैन के पास जाएगी तो ये 6-7 हज़ार रुपये पर मन बिकेगी। तो यही तो वो दावा है और यही तो जो सारा स्कैंडल है, जो पैसे कमाए गए हैं सारे, जो अरबों सैकड़ों अरबों रुपये जो है वो लोगों की जेबों में गए हैं और आप लोगों को बचाने की कोशिश भी हो रही है। यानी मतलब आप देखिए कि जो कमेटी है वो अभी तक उन्होंने कहा जी हमने बुलाया है, तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जो थे, उन्होंने कहा जी मुझे तो ना नोटिस मिला है ना किसी ने बुलाया है। और जो सीएम और पीएम जो के उस वक्त थे उनको तो किसी ने नहीं पूछा और ना ही पूछना है। तो फिर ये क्या किस किस्म की कमेटी है, किस किस्म की इंक्वायरी है? ये इंक्वायरी जो है तो वैसे ही है जैसे मिट्टी का काम होगा पहले भी। और दूसरी बात, आपने किसानों के एहतजाज की बात की पूछी है, तो सर कुछ नहीं कमजोर आदमी है। बात यह है कि वो जो आपने एहतजाज की बात की है, किसानों का एहतजाज जो है वो बिल्कुल ही बेरब्त है। और ये जिम्मेदार कितने बड़े जिम्मेदार हैं या कितने अरसा हो गया है या इनके पास मैन पावर है, तो ये एहतजाज भी मेरे ख्याल में कोई ऐसा ही होगा जैसे पहले होता है। आधे तो इसमें गवर्नमेंट के अफीसर होते हैं, वो जाके उनके साथ बात करना बैठ जाते हैं। हर तरफ ही यही सूरत हाल है कि हर जगह पे डिवीजन जो है उसका फ़ायदा जो है वो उठाया जाता है और वो हमें फिर मौसर एहतजाज बनता नज़र नहीं आता। बहरहाल जी, मरकजियत नहीं है ना जी, एक अजीबोगरीब किस्म का स्ट्रैंगल सा काम है। राइट, लेकिन इसमें फिर छोटा काश्तकार पिस जाता है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक पास आते हैं, बात करेंगे कुछ FBR में बड़े मसाइल चल रहे हैं और मुसलसल 4 महीने गुजर गए, जो हदफ रखे गए थे वो पूरे नहीं हुए। क्या वजूहात है? कल शहबाज शरीफ साहब बड़े गरजे बरसे और बड़ी वार्निंग्स उन्होंने दी, क्या उनकी वार्निंग्स काम दिखाएंगे? एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक।
नाजरीन, और अगर बात करें मैं FBI की तो यहाँ पर सब अच्छा नहीं है। 4 महीने हो चले हैं, जो टारगेट सेट किए जाते हैं उसके मुताबिक रेवेन्यू इकट्ठा नहीं किया जा सका। अभी हमने ये भी देखा है कि गुज़श्ता दिनों में कुछ लोगों को उनके ओहदों से हटाया भी गया, अफसरान को, और ये कहा गया कि जी आप लोग नाकाम रहे हैं टैक्स इकट्ठा करने में। कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी एक तकरीब में खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ी सख्ती का मुजाहरा किया और कहा कि आउटसोर्स कर देंगे, उन्हें रिजल्ट चाहिए, काफ़ी वार्निंग्स वो दे रहे थे। तो आखिर पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है? हमेशा ये बात की जाती कि टैक्स इकट्ठा नहीं हो पाता, नहीं किया जा सकता, क्या इश्यूज़ हैं, माफियाज़ हैं, किन से लड़ना पड़ता है, क्या रुकावटें हैं, इस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। शब्बर जैदी साहब इस वक्त साबिक चेयरमैन FBI हमारे साथ मौजूद हैं। जैदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम आपके वक्त का। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। जी शब्बर जैदी साहब, सबसे पहले यहीं से बात शुरू कर लेते हैं जो अभी रिसेंट सिचुएशन चल रही है। 4 महीने हो चले, नहीं टारगेट अचीव कर पा रहा FBI, इसकी आपको क्या वजूहात नजर आ रही हैं? देखिए समीना, बात बड़ी सिंपल सी है। हम लोग एक बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जुडिशरी नहीं चल रही, हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं चल रहा, एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं चल रहा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रही, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी नहीं चल रही, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि FBI में फ़रिश्ते जमा आ जाएं सारे, और फ़रिश्ते हमें टैक्स जमा करके दें। ये पाकिस्तान का निज़ाम जो कि ब्यूरोक्रेसी चलाती है, ये टोटली पॉल्यूटेड है, और FBI भी उसी का हिस्सा है। ये जो प्रेजेंट आपका स्ट्रक्चर है ब्यूरोक्रेसी का, एक ग्रेड नंबर 1 पहली से लेकर 23 तक, इसमें ये लोग टैक्स कलेक्ट करने के लिए बने ही नहीं हैं। ये बने ही लोगों को तंग करने के लिए हैं। तो आप इसमें से 3 आदमी को निकाल देंगे, 2 आदमी को रिवॉर्ड कर देंगे, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। मैंने पब्लिकली पहले कहा था, रिकॉर्ड पर हूँ मैं, कि इनमें से 15,000 आदमियों को आप घर भेज दें और उन्हें कहें कि आप तनख्वाह लेते रहें, आपको दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है, तब ये सिस्टम चलेगा। अदरवाइज़ वो सुबह आता है और सुबह आकर वो पहले ये देखता है कि मैंने किसको तंग करना है और किस से कितने पैसे पकड़ने हैं, और गवर्नमेंट के लिए कोई काम नहीं करना। यही तरीका थानेदार का है, यही तरीका स्टूल मास्टर का है। तो आप ये कह रही हैं कि ये तरीका FBI में नहीं हो, तो ये खेल अब ख़त्म हो गई है। अब बस ये देखें कि कब पर्दा गिरता है। शब्बर जैदी साहब, मैं ये कह रहा हूँ, इमरान यकूब अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ये भी कहा था कि इस पूरे निज़ाम को ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। आपने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को सभी बहुत कुछ कहा था। तो आप क्या समझते हैं किस तरह की ओवरहॉलिंग हो कि ये सिस्टम ठीक हो जाए? देखें, बात ये है, बड़ी सिंपल सी बात ये है ना, कि मैंने कहा ना कि 23,000 का FBI का जो अमला है, वो तो आता ही इसलिए है दफ्तर में कि वो करप्शन की तरफ आगे बढ़े। अब इसमें रास्ता जो है वो यही है हमारे पास कि हम इसको जितनी जल्दी से जल्दी फेसलेस करें और ऑटोमेट करें, चीज़ों को ऑटोमेट करें, चीज़ों में आप इंसानों का रास्ता, दरमियान में रास्ता निकाल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आया था तो मैंने एक ट्रैक एंड स्टेज सिस्टम लगाने के लिए शुरू किया था, जिस पर आज वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं 4 साल बाद, 5 साल बाद, कि ये फ्रॉड था, और 5 साल तक इन्हें पता ही नहीं लगा कि एक फ्रॉड चलता रहा। देखिए, बात ये है कि अल्टीमेट रास्ता जो है वो दुनिया में अब इंसानों के थ्रू नहीं है, मशीनों के थ्रू है, और वो उसमें करप्शन के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। मगर पाकिस्तान में मसला ये है कि आप मशीन लाकर उस मशीन को एक करप्ट अफसर के हाथ में दे देते हैं। तो जिस तरह ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, जिस तरह POS सिस्टम है, और सारी चीज़ें हैं, वो आप करें। तीसरी बात जो है वो ये है कि हम ये बार बार कह रहे हैं कि जी हम FBI को सही कर दें, FBI को सही कर दें, FBI को सही कर दें, मगर हमने कभी ये नहीं कहा कि बिजनेसमैन जो बैठा हुआ है, जो ये चोरी चकारी कर रहा है, नाजायज़ चीज़ें बेच रहा है, जो स्मगल गुड्स बेच रहा है, उसको हम ये कहें कि भाई स्मगल गुड बेचना ऐसा ही हराम है जैसे शराब और सूअर बेचना। ये तो हम नहीं कहते ना कभी। कभी आपने जुमे के खुतबे में ये बयान सुना है कि स्मगल गुड को बेचना ऐसे ही हराम है जैसे सूअर या शराब का बेचना है? ये सोशल इशू है सर,
ठीक है। अच्छा ज़ैदी साहब, ये फरमाइएगा कि एक तरफ 2 महीने पहले आप एक अफसर को तमगा देते हैं और उसको बड़ा सराहते हैं, 2 महीने बाद वो इतना फजूल साबित होता है कि आप उसको सरप्लस पूल में डाल देते हैं, तो आप क्या समझते हैं, ये क्या मामला है? देखिए, मेरी बात सुने। मेरी जो पूरी फैमिली है ना, हमारी जो फैमिली है, हम लोग सब पहले गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ करते थे, आईसीएस या जो भी गवर्नमेंट के। हमने 2 नस्लें पहले फैसला किया था कि अब हम कभी गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट की नौकरी से हम अपने बच्चों को हलाल नहीं खिला सकते। तो ये जो पूरा निज़ाम चल रहा है इस वक्त, इसमें आपने अफसरान को 2 जगह से मजबूर किया हुआ है। पहली बात, वो हलाल खा ही नहीं सकता क्योंकि उसकी तनख्वाह इतनी कम है। दूसरी बात, आपने उसको उसके आला अफसरों के हाथ इतना मजबूर कर दिया है कि आज पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर आप मुझे बैठा दें एफबीआर में, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि ये वाला बंदा पीटीआई का है, ये जमात का है, ये पीएमएलएन का है। आपने पूरी ब्यूरोक्रेसी को आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन किसके साथ रिलेटेड है। तो ये जो कर रहे हैं कि जी निकाल दिया, फिर अवार्ड दे दिया, फिर वापस कर दिया, फिर कर दिया, ये सब कौम के साथ मजाक है और इस मजाक को खत्म होना चाहिए। ये जो बंदे निकाले गए हैं, शबर साहब, ये जो ट्रेडर्स हैं, हाउ कैन वी ब्रिंग देम इन द सिस्टम? और बिकॉज ज़्यादा चोरी तो वहीं से ही हो रही है, तो और जो स्मगलिंग है उसका क्या रोकथाम के क्या तरीके हो सकते हैं जो अभी आपके नज़र में ज़रूरी हैं? देखिए, 2 बातें हैं ना। स्मगलिंग होने से मैं रोक सकता हूं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। मगर मेरा कहना है कि पाकिस्तान में शराब भी तो अवेलेबल है ना, सुअर भी अवेलेबल है, तो क्या शराब और सुअर को आप बेच सकते हैं बाजार में? नहीं बेच सकते ना, क्योंकि आपका एक सोशल टैबू लगा हुआ है कि वो चीज़ नहीं बेचनी चाहिए। और पहले पाकिस्तान में यही होता था कि लोग स्मगल गुड को छुप छुपा के बेचा करते थे। अब आपने मरहूम ज़ियाउल हक के बाद इतना अच्छा सिस्टम बनाया कि जो दिल चाहे करो, कोई पूछने वाला नहीं है और वो सोशल टैबू नहीं है। तो आपको ये जो टैक्स सिस्टम है आप जब लेकर आ रहे हैं, ये किसी आइलैंड में नहीं है, ये किसी जजीरे में नहीं ऑपरेट हो रहा, ये पाकिस्तानी माशरे में ऑपरेट हो रहा है। तो आप पाकिस्तानी माशरे में जब ये चीज़ें टैबू करेंगे, स्मगलिंग को आप बुरा समझेंगे, बुरा करेंगे, तो फिर स्मगलिंग रुकेगी ना। आपने तो कहा यार स्मगल गुड बेच रही हैं, अफगान ट्रांसफर की गुड्स बिक रही हैं, तो ये सब आपने इन चीज़ों को आपने अलाउ किया हुआ है। मैं सिर्फ अर्ज ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की सोसाइटी कोलैप्स कर चुकी है। अब इस बिल्डिंग को आप गिरने दें एक दफ़ा, फिर इसको दोबारा बनाएंगे। अब आप इस बिल्डिंग को जो साथ में थोड़े बड़े सरिये लगा के सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सीधी नहीं होगी। इसको एक दफ़ा गिरना है और वो गिरेगी, जितनी जल्दी गिर के ये सही हो इतना बेहतर है। अच्छा ज़ैदी साहब, ये फरमाइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में एक तरफ आप कहते हैं कि बिल्कुल गिरने वाली है, दूसरी तरफ सऊदीया से 35 कंपनियों समेत जो है ना सरमायाकार आ रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि बैरूनी सरमायाकार अगर आ भी जाएं तो इस सूरत हाल में वो कोई सरमायाकारी करेंगे? देखिए, मेरी बात सुने, जिस दिन ऐलान हुआ था कि इतनी बड़ी अमाउंट आएगी, उस दिन मैंने जियो पर एक इंटरव्यू दिया था और मैंने कहा था कि मेरी सारी ज़िंदगी गुजरी है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में। आज भी जब कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लिए दुनिया से आता है, कहीं से भी आएगा, तो वो पहले मेरे पास आता है कि भाई ये पाकिस्तान में ये वायबल चीज़ है भी या नहीं वायबल चीज़ है। मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो क्या चीज़ लगाने के लिए आएगा, क्या लगाएगा जिसका रिटर्न है, और वो कैसे आएगा। मुझे डॉलर का 280 के डॉलर पर ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि 100 का डॉलर साथ में इंडिया में बैठा हुआ है जिसमें उसको 8% ग्रोथ मिल रही है। तो ये हम लोगों को क्यों मैं तो मेरी ख्वाहिश है कि इन्वेस्टमेंट आए और हम इन्वेस्टमेंट करें, मगर इन्वेस्टमेंट के लिए पहले आप लोकल इन्वेस्टर को, लोकल एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव तो करें। जब आप रोज़ाना शाम को टांक के अंदर और डेरा इस्माइल खान में 3 बंदे मार देते हैं, तो मैं कैसे कन्विंस कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने लोगों को कह सकता हूँ, चाइनीज़ को, अमेरिकन को, फ्रेंच को, कि आप कराची में ऑपरेट करें। आप लोग पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, मुझे तो बातें ही समझ नहीं आ रही। मैं तो
पता नहीं, समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात दुरुस्त है कि माहौल इस वक्त मुनासिब नहीं है। हमें लगता है कि बहुत से मसाइल हैं। खुद शहबाज शरीफ साहब भी वैसे जो वो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे तो उन्होंने भी बड़े मसाइल गिनवाए और साथ में सरमायाकारी की दावत भी दी, इस पर बड़ी बात भी हुई। लेकिन लास्टली सर, ये चूंकि हम स्पेसिफिकली FBR के हवाले से बात कर रहे हैं, अब PTA ने भी लिख के दे दिया है कि जी सिम्स बंद करने का जो ऑप्शन कहा गया था कि जी सिम्स बंद कर दें जो लोग नहीं टैक्स दे रहे हैं, उन्होंने इससे माजरत कर ली कि ये नहीं हमारे लिए पॉसिबल है। आपको लगता है कि इस तरह से कोई फ़ायदा हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता तो फिर किस तरह से हो सकता है? अगर मौजूदा सिस्टम में थोड़ी बेहतरी लाई जाए तो क्या इकदाम ऐसे किए जा सकते हैं कि कुछ बेहतरी आ सके? देखिए, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा रास्ता बता देता हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो कर ले। इस वक्त पाकिस्तान में 30 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास सनती गैस और बिजली कनेक्शन है, 30 लाख, ठीक है। और वो लोग पाकिस्तान की 16 कंपनियों से बिजली ले रहे हैं, ठीक है, और बिजली का बिल भी दे रहे हैं, और उनके पास सनती कनेक्शन है, और सेल टैक्स में रजिस्टर्ड 2 लाख है टोटल, जिसमें से 1 लाख रिटर्न फाइल करते हैं। तो 29 लाख ऐसा आदमी है जो सेल टैक्स में सनती बिजली ले रहा है और सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा बिजली दे रहा है और एक इदारा उससे टैक्स नहीं ले सकता। मैं भी उसमें शामिल था। तो अगर ये मजाक है तो आप मेरे साथ क्या गुफ्तगू कर रही हैं फिर? बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही। मैंने ये बात फाइनेंस मिनिस्टर को कही है। तो आप ये बताएं ना, मैंने आपको बड़ी सिंपल बात कही है, आप इसे टीवी पे चलाएं ना आपने, कि आप उनसे पूछें कि पाकिस्तान में कितने सनती कनेक्शन है बिजली के। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जो हमारे यहाँ ये सिलसिला है, इतना सारा एक बड़ा हिस्सा जो है वो टैक्स नेट में ही नहीं है, तो फिर क्या हम बात करें कि जी टैक्स रेवेन्यू होगा। बहरहाल शब्बर जैदी साहब, आप प्रोग्राम में मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।